हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वह है कंप्यूटर चैप्टर का और एक नया वीडियो है जो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो हम आज के इस वीडियो में अध्याय 1 पे हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। क्या नहीं कि फ्रेंड्स, जो जैसे सीजल पेपर 3 है, इस पे पेपर 3 पर आपका जो है 20 सवाल कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। और आपके जो है फ्रेंड्स, अगर आप ये सारे वीडियो अगर कवर कर लेंगे कंप्यूटर का, तो आपके एक भी जो कंप्यूटर का सवाल एग्जाम पर नहीं छूटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो पहला है हमारा यहाँ पर कि कंप्यूटर का परिचय के बारे में। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा इनपुट करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डाटा को प्रोसेस, स्टोर तथा डिस्प्ले करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो थ्योरी क्लास है, और अगर आप थ्योरी क्लास को करने के बाद अगर इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, सारे इन्हीं से संबंधित रहेंगे। और उनके साथ ही जो एग्जाम पर पूछे गए सवाल है वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कराया जाएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के सवाल कंप्यूटर से संबंधित एग्जाम पर पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा इनपुट करता है। तो कंप्यूटर क्या कार्य है? तो डाटा इनपुट करता है, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डाटा को प्रोसेस करता है, स्टोर तथा डिस्प्ले करता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, सामान्यतः जिसका अर्थ है गणना करना। और जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है तो किससे हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है। इसलिए इसे गणक यंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह गणना करने का काम करता है, इसलिए इसे गणक यंत्र भी कहा जाता है। सिंपल सी बात है। इसके बाद है, अतः कंप्यूटर से तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना प्रक्रिया, यांत्रिकी अनुसंधान, शोध आदि कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है। तो कंप्यूटर किससे बना होता है या किसका संयोजन होता है? तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है, जो डाटा को सूचना यानी इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। और कंप्यूटर या जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का तो संयोजन है ही, इसके साथ ही डाटा को यानी सूचना को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अब है हमारा कंप्यूटर की कार्य पद्धति। कंप्यूटर का क्या कार्य है? तो कंप्यूटर की कार्य पद्धति में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनपुट को। तो कंप्यूटर में डाटा या सूचना को भेजना इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर पे हम जो डाटा को भेजे या कोई सूचना को भेजे वह इनपुट कहलाता है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के लिए डाटा और निर्देश भेजता है, और यह जो है CPU के लिए निर्देश भेजता है। फ्रेंड्स, CPU का फुल फॉर्म होता है, आपके एग्जाम पर फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, यानी CPU के लिए डाटा और निर्देश भेजता है। अब है प्रोसेसिंग। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट करती है। यह कंप्यूटर के द्वारा कैलकुलेशन, तुलनात्मक कार्य व निर्णायक कार्यों में सहायता करती है। अब है आउटपुट। तो यह उपयोगकर्ताओं को संसाधित डाटा उपलब्ध कराता है। आउटपुट का क्या कार्य है? यह उपयोगकर्ताओं को संसाधित डाटा उपलब्ध कराता है। यह कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों को इनपुट निर्देशों के अनुसार यूजर के समक्ष प्रस्तुत करता है। और यह जो है इनपुट निर्देशों को यूजर के समक्ष प्रस्तुत करता है। अब है स्टोरेज। स्टोरेज यह डाटा और प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। इसका प्रयोग प्रोग्राम क्रियान्वयन, इसके बाद है इनका प्रयोग क्रियान्वयन के समय सूचनाएं स्टोर करने के लिए किया जाता है, और इनमें से कोई भी सूचना प्राप्त करना संभव होता है। यानी स्टोरेज का कार्य है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करना, प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूशन करना है। अब है कंप्यूटर की विशेषताएं, यानी कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो कंप्यूटर की विशेषताएं में है फ्रेंड्स गति, इसके बाद त्रुटि रहित कार्य, स्टोरेज और बहुउद्देशीय। कंप्यूटर की विशेषता क्या है कि यह गति में काम करता है, और यह जो है त्रुटि रहित कार्य करता है, और स्टोरेज क्षमता होती है इसमें, और यह बहुउद्देशीय प्रकार की होती है। तो गति पे हम लोग देखते हैं स्पीड। तो कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं करता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड या पिको सेकंड में भी गणनाएं कर सकता है, और वर्तमान समय पे जो हमारा कंप्यूटर है यह नैनो सेकंड में या पिको सेकंड में भी गणनाएं कर सकता है। त्रुटि रहित कार्य, एक्यूरेसी, यानी कंप्यूटर कठिन से कठिन प्रश्न का बिना किसी त्रुटि के परिणाम प्रदर्शित करता है। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डाटा में मानवीय गलतियों के कारण पाई जाती है, अर्थात कंप्यूटर जो है गलती नहीं करते हैं। और अगर इसमें कोई त्रुटि भी पाई जाती है, गलती भी पाई जाती है, तो प्रोग्राम या डाटा में मानवीय गलतियों के कारण पाई जाती है। स्टोरेज क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल स्टोरेज संचित कर सकता है। इसमें आंकड़ों एवं प्रोग्रामों के स्टोरेज की क्षमता हार्ड डिस्क की क्षमता पर निर्भर करती है।
अब है बहुउद्देशीय वर्सेटाइल। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर्स में अलग अलग प्रकार के कार्य एक साथ करने की क्षमता होती है। तो कंप्यूटर की विशेषताएं पे क्या देख लिए फ्रेंड्स, गति, त्रुटि रहित कार्य, स्टोरेज क्षमता और बहुउद्देशीय, ये कंप्यूटर की प्रमुख 4 विशेषताएं हैं। अब है हमारा इसके बाद है 5वां विशेषता है गोपनीयता। 5वां विशेषता क्या है, गोपनीयता। 6वां में सक्षमता, स्वचालित और विश्वसनीयता। तो गोपनीयता पर है पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। मतलब हम अपने कंप्यूटर में पासवर्ड डालकर इसको गोपनीय भी रख सकते हैं। सक्षमता, एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। स्वचालित यानी ऑटोमेटिक, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानव हस्तक्षेप की संभावना न के बराबर रहती है। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं। अब है विश्वसनीयता। कंप्यूटर की याद रखने की शक्ति एवं शुद्धता बहुत उच्च कोटि की होती है, इसलिए इसमें या इससे जुड़ी सभी क्रियाएं विश्वसनीय होती है। अब है हमारा कंप्यूटर का इतिहास, मेन फैक्ट, जिसे हर हाल में याद रखना है। अब कंप्यूटर का इतिहास पर जो है नज़र डालते हैं। तो आधुनिक कंप्यूटर्स को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन उनके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। कंप्यूटर का इतिहास निम्नलिखित सारणी में संक्षेप में बताया गया है। अब है इधर आविष्कार, आविष्कारक, विशेषताएं और अनुप्रयोग। तो हमारा है पहला है अबेकस। अबेकस का जो फ्रेंड्स आविष्कार हुआ है 1602 ईस्वी में हुआ है। अबेकस का आविष्कार कब हुआ है, 1602 ईस्वी में, और यह चीन में आविष्कार हुआ है। यह सबसे पहला सरल यंत्र है। 36 तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती थी। और ये जो अबेकस कंप्यूटर है इसमें जो है 36 तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती थी। और जोड़ने व घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था, वर्गमूल निकालने के लिए भी किया जाता था। किसका प्रयोग, तो अबेकस कंप्यूटर का प्रयोग। तो अबेकस का जो आविष्कारक है किसने किया, तो चीनियों ने किया है, चीन हो गया। और जोड़ने घटाने का काम किया जाता था इसमें, और यह सबसे सरल यंत्र था। और इसमें जो है 36 तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती थी। अब है नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स का आविष्कार हुआ है 1617 में। अबेकस का 1602, नेपियर्स बोन का 1617। जो जॉन नेपियर जो स्कॉटलैंड के थे, जॉन नेपियर कहाँ के थे, जो नेपियर्स बोन्स की स्थापना की, तो स्कॉटलैंड के थे। 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे जाते हैं कि एक पट्टी के दहाई के अंक दूसरी पट्टी की इकाई के अंकों के पास आ जाते थे। गणना के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी को राबडोलोगिया कहते हैं, और जो गणना के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी था उसको राबडोलोगिया कहते हैं। गणनात्मक परिणाम को ग्राफिकल संरचना द्वारा दर्शाया जाता था। किसमें, तो जो यह है नेपियर्स बोन्स में, जो एक कंप्यूटर है नेपियर्स बोन, और जिनके आविष्कारक हैं जॉन नेपियर, सबको याद रखना है। अब है हमारा पास्कल, जो 1642 में आविष्कार किया है। पास्कल के आविष्कार कौन है, तो ब्लेज पास्कल है, जो फ्रांस के निवासी थे। ब्लेज पास्कल कहाँ के निवासी हैं, फ्रांस के निवासी हैं। उन्होंने किस कंप्यूटर का आविष्कार किया, तो पास्कलाइन का किया है। पास्कलाइन का आविष्कार 1642 में ब्लेज पास्कल ने किया, फ्रांस के निवासी। यह प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन है। तो फ्रेंड्स आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पे मिलेगा आगे की वीडियो में कि प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन क्या है, तो पास्कलाइन है। आपको याद रखना है कि प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन पास्कलाइन है, 1642 में आविष्कार हुआ था। यह मशीन ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। और ये जो मशीन है ओडोमीटर या घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी, पास्कलाइन। संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए प्रयोग किया था। संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था पास्कलाइन का, जिनके आविष्कारक है ब्लेज पास्कल। अब है हमारा जैकार्ड लूम, 1801 ईस्वी में। जोसेफ मैरी और जैकार्ड जो फ्रांस के थे, इन्होंने इनका निर्माण किया, आविष्कार किया है। जैकार्ड लूम का आविष्कारक 1801 ईस्वी में जोसेफ मैरी जैकार्ड ने किया है। यह प्रथम मैकेनिकल लूम था। यह एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था। और इसमें जो है फ्रेंड्स बुनाई मशीन थी, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर का इतिहास में कैसे जो आविष्कार का उत्थान हुआ, ये सारे जान लेना जरूरी है। तो जैकार्ड लूम क्या है, यह एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने पर छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था। इसका प्रयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। तो कपड़े बुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, तो जैकार्ड लूम का। और जैकार्ड लूम का आविष्कार कब हुआ है, तो 1801 ईस्वी में हुआ है। किसने किया है, तो जोसेफ मैरी जैकार्ड ने किया है। और जोसेफ मैरी जैकार्ड फ्रांस के निवासी थे।
अब है एनालिटिकल इंजन 1837 में आविष्कार हुआ चार्ल्स बेबेज के द्वारा। एनालिटिकल इंजन का निर्माण 1837 में हुआ है और इनके जो आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कहाँ के निवासी थे? लंदन के थे। यह प्रथम जनरल पर्पज कंप्यूटर है। इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटर्स का प्रारूप माना जाता है। यह एक मैकेनिकल मशीन है। इसका प्रयोग सभी गणितीय क्रियाओं को करने में किया जाता था। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ है? 1837 में। जैकार्ड लूम का 1801 में। पास्कल लाइन का 1642 में। एनालिटिकल इंजन का आविष्कारक है चार्ल्स बेबेज। कहाँ के थे? लंदन के थे। अब है टैबुलेटिंग मशीन 1890 ईस्वी। टैबुलेटिंग मशीन जो है 1890 ईस्वी में आविष्कार हुआ। किसके द्वारा? हरमन होलरिथ के द्वारा, जो अमेरिका के थे। टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार कब हुआ है? 1890 में। किसके द्वारा हुआ है? हरमन होलरिथ के द्वारा, जो अमेरिका के निवासी थे। इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छिद्र किए हुए कार्डों द्वारा किया जाता था। यह प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन क्या थी? तो टैबुलेटिंग मशीन थी। इसका प्रयोग 1890 ईस्वी की जनगणना में किया गया था। इम्पोर्टेंट सवाल कि 1890 ईस्वी की जनगणना में किसका प्रयोग किया गया है? तो टैबुलेटिंग मशीन का किया गया है 1890 में। और टैबुलेटिंग मशीन का जो आविष्कारक कौन है? हरमन होलरिथ है, अमेरिका के थे। 1890 में आविष्कार किया है। अब है हमारा मार्क 1 1944 में स्थापना। हार्वर्ड आइकन जो अमेरिका के थे, इसमें इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे ग्लास, काउंटर स्विच और नियंत्रण सर्किट होते थे। इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर सवाल बन जाता है कि किस कंप्यूटर का प्रयोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया है? तो मार्क 1 का 1944 में, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चला है ना 1939 से 45 तक। तो इसी वक्त जो है किस कंप्यूटर का प्रयोग किया गया है? तो मार्क 1 का प्रयोग किया गया है, जिनके आविष्कारक हैं हार्वर्ड आइकन, अमेरिका के थे। और यह एक इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे ग्लास, काउंटर स्विच और नियंत्रण सर्किट होते थे इसमें। अब है ENIAC 1946 ईस्वी। ENIAC का आविष्कार कब हुआ है? 1946 में हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? JP एकर्ट और जॉन मॉचली के द्वारा, जो अमेरिका के थे। ENIAC कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में JP एकर्ट और जॉन मॉचली के द्वारा हुआ है। यह 20 एक्यूमुलेटर्स का एक संयोजन है। और ये जो ENIAC जो है, यह 20 एक्यूमुलेटर्स का एक संयोजन है। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। और पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या था? तो ENIAC था। इसका प्रयोग प्राइवेट फार्मों, इंजीनियर्स रिसर्च एसोसिएशन और IBM में किया गया था। अब है EDVAC 1947 में। EDVAC का आविष्कार 1947 में हुआ है। किसने किया है? तो जॉन वॉन न्यूमैन ने किया है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, और यह जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। स्टोर प्रोग्राम के साथ कंप्यूटर के लॉजिकल डिजाइन में प्रयोग किया गया था इसका। अब है EDSAC का प्रयोग 1949 में किया गया है मैरिक विल्कस के द्वारा। और मैरिक विल्कस अमेरिका के निवासी थे, जिन्होंने EDSAC का निर्माण किया है 1949 में। यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। मेमोरी में निर्देश तथा डाटा स्टोर करने की क्षमता थी इसमें। लॉजिक के लिए वैक्यूम ट्यूब तथा मेमोरी के लिए मरकरी डिले लाइन का प्रयोग किया गया है इसमें। और इसमें जो है लॉजिक के लिए क्या किया गया है? वैक्यूम ट्यूब का तथा मेमोरी के लिए मरकरी डिले लाइन का प्रयोग किया गया है। किसमें? तो EDSAC में। और EDSAC जो कंप्यूटर, इसका आविष्कार हुआ है 1949 में। अब है हमारा UNIVAC। तो UNIVAC का जो आविष्कार हुआ 1951 में हुआ। UNIVAC का आविष्कार 1951 में जे प्रेशर एकर्ट और जॉन W मॉचली के द्वारा, जो अमेरिका के थे, आविष्कार किए थे। बड़ी मात्रा में इनपुट और आउटपुट के साथ प्रथम सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था यह। और इसमें बड़ी मात्रा में इनपुट और आउटपुट के साथ ही प्रथम सामान्य उद्देश्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। UNIVAC 1951 पर आविष्कार हुआ है। इसका प्रयोग वाणिज्यिक कार्य के लिए किया जाता था। यह मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इनपुट और आउटपुट के लिए करता था। और ये जो है मैग्नेटिक टेप का प्रयोग करता था किसके लिए? इनपुट और आउटपुट के लिए। अब है IBM 650 कंप्यूटर 1953। IBM 650 कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ है? 1953 में हुआ है। किसके द्वारा? तो IBM कंपनी के द्वारा हुआ है। और इनपुट आउटपुट यूनिट अल्फ़ाबेटिकली तथा सोशल कैरेक्टर के 2 अंकीय डेसिमल कोड में परिवर्तित करता है। और यह जो है आपको इस बार याद रखना है कि 2 अंकीय डेसिमल कोड में परिवर्तित किया गया था। किस कंप्यूटर में? तो IBM कंप्यूटर 650 में, जो IBM कंपनी ने आविष्कार किया है इसका। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग, तेल रिफाइनरी डिजाइन और मार्केट रिसर्च एनालिसिस इनका अनुप्रयोग है, यानी इसमें इसका प्रयोग किया जाता था। ये जो IBM 650 कंप्यूटर, इसका प्रयोग पैरेलल प्रोसेसिंग में किया जाता था, तेल रिफाइनरी डिजाइन में और मार्केट रिसर्च एनालिसिस में किया जाता था। अब है हमारा कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर का पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की क्या क्या पीढ़ियाँ हैं, कितनी पीढ़ियाँ हैं और क्या है? तो है हमारा यहाँ पर
कंप्यूटर की पीढ़ियाँ में कि आधुनिक कंप्यूटर्स के इतिहास को तकनीकी विकास के अनुसार कई भागों में बांटा जाता है, जिन्हें कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कहा जाता है। ये पीढ़ियाँ निम्न है। इस आगे हमारा पीढ़ी है प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी जो है 1940 से 56 के बीच। प्रथम पीढ़ी क्या है? 1956 से 40 के बीच। तो कुल फ्रेंड्स जो है यहाँ पर 4 पीढ़ी है, यानी 5 पीढ़ी है यहाँ पर जो अभी वर्तमान पे है, जो ये 5वां पीढ़ी है। तो कुल मिलाकर 4 पीढ़ी है। क्या किया है? तो पहला हो गया प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब है, ट्रांजिस्टर। तृतीय में हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इसके बाद चौथी में बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। पंचम में सबसे बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को देखते हैं। तो इसमें जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1940 से 56 की अवधि को कहा गया, और इसमें वैक्यूम ट्यूब का मतलब निर्माण वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है। और स्टोरेज डिवाइस गति की बात करें तो मैग्नेटिक ड्रम और मिली सेकंड पर करता था। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी भाषा थी तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मशीनी भाषा और बाइनरी नंबर थी इसमें 0 और 1। इसके बाद विशेषताएं तो सीमित मुख्य स्टोरेज क्षमता और मंद गति से इनपुट आउटपुट था और नॉन पोर्टेबल था। और यह जो है प्रथम पीढ़ी का कि नॉन पोर्टेबल था, इसे हम लोग कहीं ले जा नहीं सकते थे, एक जगह पर अस्थायी करके इन्हें चलाया जाता था। किस में? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया है? तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है। और इसका उपयोग हो गया कि मुख्यतः वैज्ञानिक और सामान्य व्यापार सिस्टम जैसे ENIAC, यूनिवेक, मार्क 1 आदि, ये सब जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। अब द्वितीय पीढ़ी 56 से 63। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है जो सेमीकंडक्टर से बने होते थे। मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, माइक्रोसेकंड का प्रयोग किया जाता था। अब है मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। इसकी विशेषताएं की बात करें तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग आरंभ में किया गया है। आकार और ताप में कमी, तीव्र और विश्वसनीय था। व्यापक व्यावसायिक प्रयोग के लिए जैसे PDP-8, IBM 1401 आदि थे यहाँ पर। तो आपको याद रखना कि व्यापक व्यवसाय प्रयोग के लिए किसका प्रयोग किया गया है? PVT-8 का, IBM 1401 का प्रयोग उपयोग में लाया जाता था। अब है तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी का कार्यकाल है 1964 से 71। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यानी IC चिप का इसमें प्रयोग किया गया था। और IC चिप जो है किससे बने होते हैं? तो सिलिकॉन से बने होते हैं। और इसमें मैग्नेटिक कोर प्राथमिक स्टोरेज माध्यम और नैनो सेकंड पे कार्य करता था। इसकी विशेषताएं हैं रियल टाइम उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग, फोर्ट्रॉन, कोबोल, एल्गोल भाषा का प्रयोग किया गया था। इसके बाद चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट का मुख्य स्टोरेज के रूप में उपयोग, इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध था इसमें। किसमें? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, जो कि IC चिप के बने थे। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम जैसे NCR 395 और B6500 आदि है। अब है चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर। इसमें किसका प्रयोग किया गया है? तो इसमें बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया गया है। और यह जो है माइक्रो प्रोसेसर था। चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर था। और इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया गया था विचेस्टर डिस्क के रूप में। और यह पिको सेकंड इनकी विशेषताएं थी। टाइम शेयरिंग, फोर्ट्रॉन 4, ये पास्कल ADA और कोबोल 74 ये इनकी भाषाएं थी। और मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि इनका कार्य हो गया। भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्रों के बीच एक अनुकूलन, जिससे उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा न रहे। और इसका जो प्रयोग में लाया था, इसे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में प्रयोग में लाया जाता था। व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग में प्रयोग में लाया जाता था, जैसे मैग्नेटोस, इंटेल 4004 चिप आदि है। अब है पंचम पीढ़ी, तो जो वर्तमान से अब तक है। पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर जो वर्तमान से आगे तक को पंचम पीढ़ी में वर्गीकृत किया गया है। सबसे बड़े पैमाने ऑप्टिकल डिस्क पर इंटीग्रेटेड सर्किट का यानी SLSI। तो यहाँ पर देख लिए कि LSI चतुर्थ पीढ़ी में था, और यहाँ पर था तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का। और इसके बाद चतुर्थ पीढ़ी में हो गया बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का। और पंचम पीढ़ी में जो है सबसे बड़े पैमाने पर ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया गया था, जिसको SLSI कहते हैं। और यह जो है नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम पर कार्य करता था। प्रोसेसिंग, स्पीच, कैरेक्टर, इमेज रिकॉग्निशन इनका कार्य था। ऑप्टिकल इंटेलिजेंस, AI जैसे रोबोटिक्स में इसका प्रयोग किया गया था। कहाँ पर इसका उपयोग करेंगे? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, AI में, और जैसे रोबोटिक्स आदि में पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे। तो कंप्यूटर का यहाँ पर 5 पीढ़ी देख लिए फ्रेंड्स। तो इसे फिर एक बार देख लेते हैं कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर जो है 1940 से 56 के बीच, और इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है। द्वितीय पीढ़ी 56 से 63 ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। तृतीय पीढ़ी में जो है 1964 से 71 के बीच है, इसमें IC चिप का प्रयोग किया गया है। और चतुर्थ पीढ़ी जो है 1971 से वर्तमान तक, और इसमें बड़े पैमाने पर मतलब कि
इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया गया और पंचम पीढ़ी हो गया वर्तमान से आगे तक। और इसमें और भी बड़े पैमाने पर SLSI का प्रयोग किया गया है। अब है हमारा कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी कंप्यूटर को किस तरह से डिजाइन किया गया है, इसका वर्गीकरण किया गया है। तो कंप्यूटर को उनकी रूपरेखा, कामकाज, उद्देश्य तथा प्रयोजनों आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। कंप्यूटर का वर्गीकरण तो आकार के आधार पर, कार्य के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया है। फ्रेंड्स, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको कंप्यूटर से छूट जाएंगे, यानी जितने सारे यहाँ पर पॉइंट दिए हैं सारे पॉइंट को कवर करेंगे ताकि कंप्यूटर से संबंधित एक भी सवाल या एक भी पॉइंट नहीं छूटे। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर को बांट दिए हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में आकार के आधार पर, और कार्य के आधार पर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर, और उद्देश्य के आधार पर हो गया आपका सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो अब जो है हमारा आकार के आधार पर है हमारा पहला माइक्रो कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर है आकार में इतने छोटे होते थे कि इन्हें डेस्क टेबल पर सरलतापूर्वक रखा जा सकता था। इन्हें कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है, और जो माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन के आकार, पुस्तक के आकार तथा घड़ी के आकार में भी उपलब्ध है। इन कंप्यूटर्स का उपयोग मुख्यतया व्यवसाय तथा चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग जो है किस में किया जाता है, तो मुख्यतया व्यवसाय तथा चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर निम्न प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो है निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, इसके बाद पाम टॉप, वर्क स्टेशन कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है, तो यह एक छोटे माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित कंप्यूटर है। इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है तथा यह सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला रूप यानी फॉर्म है। अब है लैपटॉप जो है विगत कुछ वर्षों में हुए तकनीकी विकास ने माइक्रो कंप्यूटरों का आकार इतना सूक्ष्म कर दिया है कि इन्हें सरलतापूर्वक इधर उधर ले जाया जा सकता है। ऐसे पोर्टेबल कंप्यूटरों को लैपटॉप कहा जाता है। लैपटॉप को नोटबुक भी कहा जाता है। लैपटॉप को क्या कहा जाता है, तो नोटबुक भी कहा जाता है। अब है पाम टॉप। तो पाम टॉप जो है यह लैपटॉप की तरह पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है। यह लैपटॉप से भी हल्का और छोटा होता है। यह हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है। अब है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। तो यह अभियांत्रिकी, तकनीकी और ग्राफिक्स के कार्यों के साथ साथ कंप्यूटर के एकल व्यक्ति के साथ पारस्परिक व्यवहार में भी प्रयोग होता है। मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर क्या है, तो मध्यम आकार के इन कंप्यूटर्स की क्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर पर एक से अधिक व्यक्ति एक समय में कार्य कर सकते हैं, और इस पर जो है एक से अधिक व्यक्ति जो है एक ही समय पर कार्य कर सकते हैं। किसे, तो आपको याद रखना है कि यह किसका बात किया गया, तो मिनी कंप्यूटर का। मिनी कंप्यूटर पर हम एक से अधिक व्यक्ति भी कार्य कर सकता है, एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। इनका प्रयोग प्रायः छोटी या मध्यम स्तर की कंपनियां करती है। मिनी कंप्यूटर गति 10 से 30 MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड होती है, जैसे HP 9000, इसके बाद RISC 6000, बुल HN, इसके बाद DPX2 और AS 400 आदि। अब है एम्बेडेड कंप्यूटर। यह एक विशिष्ट प्रक्रिया के लिए तैयार एक माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर आधारित प्रणाली है। एम्बेडेड कंप्यूटर बड़े सिस्टम का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह अपने प्रोसेसर पर निर्भर करता है। सेलफोन, कैमरे, ऑटोमेटिव सिस्टम, डिजिटल घड़ी इत्यादि एम्बेडेड कंप्यूटर के कुछ सामान्य उदाहरण हैं। अब क्वांटम कंप्यूटर। तो यह कंप्यूटर रिचर्ड फीमोन द्वारा विकसित हुआ था, जो गणना करने के लिए क्वांटम मैकेनिकल प्रतिभास का प्रयोग करता है। यह सबसे तेज़ी से कंप्यूटर की कॉपी करने वाला मस्तिष्क का काम करता है। अब है नैनो कंप्यूटर। तो नैनो कंप्यूटर यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से भी छोटा होता है। नैनो कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर से भी छोटा होता है। नैनो ट्यूब्स जिनका व्यास 1 नैनोमीटर होता है, इनका व्यास कितना होता है, 1 नैनोमीटर होता है। 1 × 10⁻⁹ मीटर भी हो सकता है के प्रयोग से अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास की परिकल्पना की गई है। अब है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर आकार, कार्यक्षमता और कीमत में मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर से अधिक बड़े होते हैं। मेन फ्रेम जो है यह मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं, और यह अधिकतर कंपनियों में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का प्रयोग भुगतानों का ब्यौरा रखने, कर्मचारियों का भुगतान करने, उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का ब्यौरा रखने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। किसका, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। और मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण हो गया IBM 370, IBM S3 900, इसके बाद है यूनिवेक 1110 आदि। अब सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर ये कंप्यूटर सर्वाधिक गति संग्रह क्षमता एवं उच्च विस्तार वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।
क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। फिर अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप बोरिंग हो जाएंगे। तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट को लेकर मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपको आज के वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा।